पेड़ पर जादुई फूलों का स्कूल। वाओ, फाइनली आज मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। कितने समय बाद आज मुझे माँ के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। वैशाली नाम की एक लड़की अभी अभी पढ़ाई शहर से पूरी करके अपने गांव वापस लौट रही थी। उसने जब गांव के बच्चों को खेतों में काम करते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। इन मासूम बच्चों की तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और ये जहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, ये तो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। वैशाली उन बच्चों के पास गई और उनसे बोली, हेलो बच्चों, इधर आओ। तुम खेतों में काम क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या? तभी उनमें से राधा नाम की एक बच्ची बोली, नहीं दीदी, हमारे गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, इसलिए जमींदार के खेतों में काम करते हैं और अपने माँ बाबा की मदद करते हैं। लेकिन अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम में से कोई कलेक्टर या अफसर या फिर नेता बनकर इस गांव में स्कूल खोल सकता है। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम चंदा था, वो बोली, दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम कलेक्टर या फिर अफसर कैसे बन सकते हैं? बच्चों, पढ़ लिख कर अफसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि तुम में से कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। वैशाली बच्चों को ये समझा रही थी कि तभी वहीं खड़ा जमींदार का खास आदमी, जो कि जमींदार का मुनीम था, वो सब कुछ सुन रहा था। वैशाली को बच्चों को पढ़ने लिखने की सलाह देते देख मुनीम तुरंत भागकर जमींदार चुन्नीलाल के पास पहुंचा और बोला, जमींदार साहब, वो गरीब विधवा गंगा की बेटी वैशाली शहर से पढ़ाई करके गांव वापस आ गई है। अरे तो मैं क्या करूं? उसके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाऊं क्या? लेकिन जमींदार जी, दिक्कत वाली बात ये थी कि वैशाली आपके खेतों में काम करने वाले बच्चों को भड़का रही थी। मुनीम के इतना बोलते ही कुर्सी पर बैठा जमींदार चुन्नीलाल खड़ा हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर शाम होते ही जमींदार चुन्नीलाल अपने कुछ आदमियों के साथ सीधा गंगा के घर पहुंच गया। तभी जमींदार चुन्नीलाल वैशाली की माँ गंगा को आवाज लगाते हुए बोला, अरे कोई है घर पर? इतना सुनते ही गंगा घर से बाहर आया और जमींदार गिरधारी लाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जमींदार जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुनीम जी ने बताया कि तुम्हारी बेटी वैशाली गांव के बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। जमींदार जी, भला मेरी बेटी को क्या मिलेगा गांव के बच्चों को भड़काकर? अभी पता चल जाएगा। अपनी बेटी को बुला, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गंगा की बेटी वैशाली बाहर आई। जमींदार चुन्नीलाल को वहाँ देख वैशाली थोड़ी हैरान हो गई। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? हाँ मैं, और मैंने सुना है तुम गांव के बच्चों को भड़का रही थी। जमींदार जी, मैं किसी को नहीं भड़का रही थी। मैं तो बच्चों को ये बता रही थी कि इतनी छोटी सी उम्र में काम करने के बजाय पढ़ाई लिखाई करो और इस गांव का नाम रोशन करो। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है वैशाली, लेकिन इस गांव में स्कूल ही नहीं है, और तो और दूर दूर तक भी कोई स्कूल नहीं है। बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे? तो फिर इस गांव में स्कूल खुलवा दीजिए। आप तो इतने पैसे वाले हैं। क्या तुम क्या कह रही हो? शहर जाकर पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत बड़ी समझने लगी हो क्या? जमींदार साहब, आपकी बातों से लगता है आप जानबूझकर गांव में स्कूल नहीं खोलना चाहते, जिससे बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो गांव के सभी बच्चों से अपने खेतों में मजदूरी करा सको। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिर आपकी जमींदारी धरी की धरी रह जाएगी। मेरा तो सपना है गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना, ताकि वो आगे चलकर गांव के लिए कुछ कर सके। गंगा, तुम अपनी बेटी को देख रही हो ना, कैसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। जमींदार साहब, वैशाली आपसे बदतमीजी नहीं कर रही, वो तो बस आपकी बातों का जवाब दे रही है। चलो मुनीम जी, आज के बाद गंगा की या उसके परिवार की कोई मदद नहीं की जाएगी। इतना कहकर जमींदार चुन्नीलाल अपने आदमियों को लेकर गुस्से में वहाँ से चला गया। वहीं रात में वैशाली अपनी माँ से बातचीत कर रही थी। माँ, अगर आज के जमाने में भी इन बच्चों को पढ़ाया ना गया तो ये गांव पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। ना ही यहाँ पर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं और ना ही बच्चे, और आने वाली पीढ़ियाँ बस इस जमींदार की गुलामी ही करती रहेंगी। कल से मैं इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगी। वैशाली बिटिया, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है।
फिर अगले दिन वैशाली ने एक पेड़ के नीचे सभी बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया। पहले दिन ही वैशाली ने सभी बच्चों के माता पिता को भी बुलाया और उन्हें समझाने लगी। मैं आप सभी माता पिता से एक बात कहना चाहती हूँ। आप सबको काम करना है तो आप लोग कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए। अगर ये सब बच्चे पढ़ लिख गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अगर ये बच्चे ऐसे ही काम करते रहे तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर ये यही करते रहेंगे। ये सुनकर सभी बच्चों के माता पिता बहुत खुश हुए। बेटी, अगर तुम शहर से पढ़ाई करके नहीं आती तो हमारे अंदर ये समझ कभी नहीं आता। आज से हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं सभी गांव के बच्चों को इसी पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी और मैं किसी से भी फीस के पैसे नहीं लूंगी। मैं चाहती हूँ ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े और गांव का नाम रोशन करे। वैशाली की बातें सुनकर उन बच्चों के माता पिता के अंदर भी आत्मविश्वास भर गया। उसके बाद वैशाली गांव के बच्चों को हर रोज एक पेड़ के नीचे पढ़ाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ वैशाली के पास आया और बोला, देख लड़की, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ बच्चे नहीं पढ़ा सकती। लेकिन जमींदार साहब, आपका ये डर देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको यही डर है ना कि बच्चे पढ़ लिख गए तो आपकी जमींदारी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, मैं कोई और जगह देखती हूँ जहाँ मैं बच्चों को आराम से पढ़ा सकूँ बिना किसी रोक टोक के। फिर अगले दिन से सही जगह ना मिलने पर उन बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। खुद को बड़ी समझदार समझ रही थी, अब आई ना कल ठिकाने, और अगर इन बच्चों को पढ़ा दिया तो कल को मुझे ही गांव से बाहर फेंक देंगे। जहाँ जमींदार चुन्नी लाल बहुत खुश हो रहा था, वहीं बेचारी वैशाली उदास रंग बिरंगे फूलों के बगीचे में बैठी हुई थी। तभी वैशाली ने जैसे ही एक फूल को हाथ लगाया तो अचानक से उस फूल से एक सुंदर सी परी निकलकर बाहर आई। कौन हो आप? मैं जमींदार की पत्नी हूँ। मैं भी अपने पति की तरह गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत थी। इसलिए ऊपर वाले ने मुझे एक फूल बनने का श्राप दे दिया और प्रायश्चित करने के लिए ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि जब कोई ऐसा इंसान तुम्हें छुएगा जो इस गांव का भला चाहता हो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी और उसके बाद तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगी? बस तुम देखती जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है वैशाली। जिस पेड़ के नीचे तुम बच्चों को पढ़ा रही थी, उसी पेड़ के ऊपर अब तुम बच्चों को पढ़ाया करोगी। पेड़ के ऊपर? हाँ, मैं अपने जादू का इस्तेमाल कर पेड़ के ऊपर रंग बिरंगे फूलों से तैयार एक सुंदर से स्कूल बनाकर तैयार कर दूंगी। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसी पेड़ पर रंग बिरंगे फूलों से एक सुंदर सा स्कूल बनकर तैयार हो गया। साथ ही सीढ़ियाँ भी जो पेड़ से होकर फूलों से बने स्कूल तक जा रही थी, जिसे देखकर वैशाली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वाओ परी, मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। फूलों से बना हुआ इतना सुंदर स्कूल मैंने आज तक नहीं देखा। अब तुम बस कल से बच्चों को पढ़ाने की तैयारी शुरू करो। इतना कहकर परी गायब हो गई। अगले दिन से वैशाली उन बच्चों को फूलों से बने स्कूल में पढ़ाने लगी। उस स्कूल को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। जब ये बात जमींदार चुन्नी लाल को पता चली तो वो बौखला गया। मुनीम जी, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। इसने कैसे पेड़ के ऊपर फूलों का स्कूल बना लिया? तुम मेरे साथ चलो और 1 घंटे में पेड़ काटकर पूरे स्कूल गिरा दो। जमींदार और मुनीम जैसे ही अपने आदमियों को लेकर स्कूल गिराने पहुँचे, तभी वहाँ वो परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ तुम सभी। मैं इस गांव के जमींदार की पत्नी थी और मैं भी गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मेरे मरने पर ऊपर वाले ने मुझे मुक्ति नहीं दी। मेरे कर्मों की सजा मुझे मरने के बाद भुगतनी पड़ रही थी, लेकिन अब मैं परी बन चुकी हूँ। अब ऊपर वाले ने मुझे पश्चाताप का एक मौका दिया है। अब मैं सभी गांव वालों की मदद करूंगी जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। अब अगर कोई भी इस स्कूल को गिराने के मकसद से जैसे स्कूल को हाथ लगाएगा तो उसे जोरों का करंट लगेगा और वो बच नहीं पाएगा। इसलिए सभी स्कूल से दूर ही रहना, इसी में तुम सबकी भलाई है। ये सुनते ही मुनीम अपने साथ लाए हुए आदमियों को लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जमींदार बोला,
क्या तुम मेरी पत्नी हो? मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं अब कभी वैशाली बिटिया को परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। जमींदार चुन्नीलाल के माफी मांगते ही परी को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर अब गांव के सारे बच्चे फूलों के स्कूल में पढ़ने लगे। उस दिन के बाद से जमींदार चुन्नीलाल ने कभी वैशाली को परेशान नहीं किया और वैशाली हंसी खुशी बच्चों को परी के जादुई फूलों के स्कूल में पढ़ाने लगी।